हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों के क्लास की टाइमिंग जो है वो अपडेट हुई है। एक बार आप लोग टाइमिंग को ज़रूर ध्यान से सुन लीजिए। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, क्योंकि दोनों का जो एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस है वो सेम है। ये अब आपको मंडे से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको सुबह के 8 बजे ये क्लास देखने को मिलेगी। रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और दोपहर के 12 बजे आप लोगों के लिए मैं लाइव क्लास लूँगी। लाइव क्लास के अंतर्गत आप लोगों का जो मैं बेसिक से यानी एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर लाइव क्लास के साथ भी जरूर जुड़िएगा। तो देखिए, हम लोगों ने जो बीच में माध्यमिक आचार्य का एग्ज़ाम था, झारखंड माध्यमिक आचार्य का एग्ज़ाम होने के कारण कुछ दिन के लिए क्या हुआ था कि जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट का क्लास को मैंने थोड़ा होल्ड में रखा हुआ था। और इसका एग्ज़ाम, माध्यमिक आचार्य का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को जेपीएससी जेट का सिस्टमेटिक वे से एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी। तो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ क्लासेस कवर किए थे, उसमें आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सिलेबस भी देखा होगा कि टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिट में जो यूनिट नंबर 1 है उसका भी 6 पार्ट है। तो पहला पार्ट जो था वो था शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं। इसके अंतर्गत हम लोगों को इमानुएल दुर्खेम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स की थ्योरी, उनके पूरे बायोग्राफी को देखना था। नेक्स्ट है संरचना कार्यवाद एवं संरचनावाद। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कौन कौन से थिंकर को देखा है, तो ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, टलकट पार्सन, रॉबर्ट किंग मर्टन, क्लाउड लेविस स्ट्रॉस, ये कंप्लीट हो गया है। थर्ड जो है वो है व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराएं, ठीक है, जो कि अभी हम लोगों का चल रहा है सॉरी। तो उसके अंतर्गत हम लोगों का जॉर्ज हर्बर्ट मीड कंप्लीट हो गया था। और आज के जो हमारे थिंकर हैं वो है कार्ल मैनहीम। कौन है? कार्ल मैनहीम। तो इनकी हम लोग थ्योरी को देखेंगे, इनकी बायोग्राफी को देखेंगे, इनके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे जो कि उन्होंने सोशियोलॉजी के फील्ड में उन्होंने किया था। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड क्लास से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि आप इस नंबर पे, यहाँ पे मैं नंबर नोट कर दे रही हूँ, 7870421839 पे आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको सिस्टमेटिक वे में, जैसे मैं क्लास ले रही हूँ उस हिसाब से एकदम आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस जो मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट रहेंगे उनको 1 फरवरी से मैं टेलीग्राम पर टेस्ट भी स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। कोर्स की जो फीस है एकदम मिनिमम रखी गई है, आप लोग उसके साथ ज्वाइन करिए, जो भी स्टूडेंट जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा में अगर बोलिए कि मैम हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 का, उसके बाद या फिर अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, पेड क्लास के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आपको मिनिमम फीस में आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा। इससे क्या होगा कि थ्योरी का क्लास भी आप लोगों का होता चलेगा और प्लस आप लोगों का प्रैक्टिस भी होता जाएगा। तो देखिए, एक बात मैं बोलूँ कि जैसे जेपीएससी जेट का ही अगर मैं बात करती हूँ, जेपीएससी जेट का, तो आप लोगों को पता होगा इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुका है। कब है तो इसका एग्ज़ाम? तो 29 मार्च को है। कब है? 29 मार्च को, यानी कि ये जो जनवरी का मंथ है, अब इसमें 2-4 दिन ही बचे हैं। इसके अंतर्गत आपको फेस्टिवल भी देखने को मिल गए, सरस्वती पूजा और फिर आप लोगों का 26 जन रिपब्लिक डे, ये सब देखने को मिल गया। लेकिन इसको अब जनवरी को छोड़ दीजिए, आपको पूरा फरवरी मिल रहा है और मार्च मिल रहा है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 29 मार्च को, मतलब अप्रॉक्स आप 2 मंथ इसको पकड़ के चलिए कि आपके पास टाइम है इसको कंप्लीट करने के लिए। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि जो जेपीएससी जेट या और यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट सिलेबस है कि ये 2 महीना कैसे पार हो जाएगा आप उसको समझ नहीं सकिएगा।
ठीक है। तो और नेक्स्ट जो है एक और एग्ज़ाम की डेट आपको देखने को मिलेगी, वो है यूपी पीजीटी की, जिसका कि बोला गया है कि 9 और 10 मई को इस डेट में टेंटेटिव रखा गया है कि इसका एग्ज़ाम किसका, तो यूपी पीजीटी का हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको फरवरी मंथ में देखने को मिल जाएगा, और मुझे जितना लगता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल तक टीआरई 4 का मार्च से अप्रैल, मार्च लास्ट आप इसको पकड़ सकते हैं, अप्रैल के बीच में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो यानी कि आपको फरवरी मार्च ये 2 मंथ भी पूरा हो नहीं पा रहा है, और उसी मंथ में आपको इतने सारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो ज़रूर जुड़िए, और यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आप में से वैसे स्टूडेंट जिन्होंने माध्यमिक आचार्य के साथ मेरे साथ जुड़ा है, आप लोग ही बताइए मुझे मैसेज करके कि आपको जो क्वेश्चन आया, आपने जो क्वेश्चन दिया है, क्या वो मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से अलग आपको कुछ देखने को मिला है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन आप लोगों को लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पर्सनली कॉल करके बता ही रहे हैं कि मैम एकदम आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया। लेकिन मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि जो भी देख रहे हैं कि बताइएगा, आप लोग का अपना भी थॉट दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा, क्या वो पढ़ाए हुए सिलेबस के अंतर्गत, पढ़ाए हुए मेरे नोट्स के अंतर्गत से ही आया है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूँगी। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे थिंकर है वो है कार्ल मैनहीम की थिंकर, क्योंकि इन सभी बातों को भी बताना ज़रूरी था। तो देखिए, कार्ल मैनहीम की थ्योरी को जानने से पहले इनकी हम लोग बायोग्राफी को देख लेते हैं। जैसा कि हर एक क्लास में मैं आप लोगों को बताती हूँ, बायोग्राफी जो होता है, एक पृष्ठभूमि जो होता है, वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि हम लोग क्या करें कि एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि वो थिंकर कहाँ से हैं, क्या उन बोलना चाहते हैं, वो उनकी बुक क्या है। और मेन क्या, आपको सिद्धांत को, कीवर्ड को पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर आप सिद्धांत कीवर्ड को पकड़ लेते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बात की जाए कार्ल मैनहीम की, जिनको कि किनके लिए जाना जाता है, तो इनकी जो थ्योरी थी सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का समाजशास्त्र। किसके लिए, तो ज्ञान का समाजशास्त्र के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, बात करें इनके जन्म की, तो कार्ल मैनहीम का जन्म 27 मार्च 1893 को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, जो कि उस समय क्या था, ऑस्ट्रेलिया बिलोंग था। ठीक है, बुडापेस्ट हंगरी में। मैं क्यों डेट लिखा रही हूँ, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि आपको 4 थिंकर दे दें, उनका ईयर से सजाने के लिए बोल दे कि इनका कालक्रम के अनुसार बताइए कि कौन कौन से ईयर के थिंकर हैं, क्योंकि जेट या नेट का जो सिलेबस रहता है वो पीजीटी के सिलेबस से थोड़ा हाई लेवल का रहता है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको पूछी जा सकती है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट जांचने का ये कोशिश करता है। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु आपका 9 जनवरी 1947 को लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। ठीक है, जो कार्ल मैनहीम जी थे वो क्या थे, यहूदी परिवार से थे। कहाँ से थे, यहूदी परिवार से थे। तो यहूदी परिवार से थे, और जिस समय इनका जन्म हुआ था उसके बाद बुडापेस्ट हंगरी में ये बोलिए, तो उस समय एक नई शासन व्यवस्था आती है। वो कौन सी शासन व्यवस्था थी, तो नाजी शासन व्यवस्था थी। ठीक है, जो कि यहूदियों के लिए एक कट्टर दुश्मन टाइप के थे। तो उनको क्या किया जा रहा था कि सबको, जो यहूदी लोग को, उन लोग के अपने देश से, अपने राज्य से उनको निकाला जा रहा था, जिसके कारण जो कार्ल मैनहीम जी थे वो कहाँ चले जाते हैं, तो हंगरी में चले जाते हैं। आपका बुडापेस्ट हंगरी से कहाँ चले जाते हैं, लंदन की ओर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं,
लंदन में चल जाते हैं। फिर वहीं पे जाकर वो अपना इंग्लैंड में अपनी जो बाकी की पढ़ाई थी उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये था तो इनका एक जो जीवन चक्र था, जो उस समय कहाँ जन्म होता है, कहाँ पे इनकी शिक्षा दीक्षा होती है, इन सभी के बारे में। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट्स बुक्स की बारे देख लेते हैं जो कि जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनकी थ्योरी जो है कहाँ पे दी गई है। तो इनकी बुक की तरफ हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे पहला इनका बुक आता है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, मैं एक एक करके आप लोगों को समझाते हुए भी जाऊंगी। इसका प्रकाशन उन्होंने कब किया था? तो 1929 में किया था। कब किए थे वे? तो 1929 में आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया का प्रकाशन किए थे। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया और इनका जो ये सिद्धांत था ज्ञान का समाजशास्त्र, उन्होंने अपने इस थ्योरी को इसी पुस्तक में दिया नाम आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया के अंतर्गत। आइडियोलॉजी जिसका कि हिंदी होता है विचारधारा, क्या होता है? विचारधारा। और यूटोपिया का मतलब होता है स्वप्न लोक। क्या होता है? स्वप्न लोक। इस बुक में उन्होंने अपने सबसे पहले सिद्धांत ज्ञान का समाजशास्त्र के बारे में बात की। फिर इन्होंने आगे जाकर एक और बुक लिखी थी जो था एसे ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जो कि इनकी मृत्यु के बाद ये पुस्तक छपती है 1952 में। इसमें भी उन्होंने अपनी जो ज्ञान का समाजशास्त्र है उसकी अवधारणा को इस पुस्तक के अंतर्गत भी वर्णन किया था। एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए हम लोग जो है, हम लोग का प्राय क्या होता है कि कोई चीज़ को देखते तो हम लोग बोल देते कि वो ये इनसे रिलेटेड है। कैसे? मैं बताती हूँ। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज ये पुस्तक किनकी है? अगर मैं आपको पूछूं इसका हिंदी क्या हो जाएगा? ज्ञान का समाजशास्त्र, यही होगा ना, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। अब तुरंत के इसके कार्ल मैनहीम रहेगा, वार्नर रहेगा, तो आप क्या करेंगे? तुरंत कार्ल मैनहीम पर टिक लगा देंगे। लेकिन नहीं, ये जो पुस्तक ये किनकी है? वार्नर की है। किनकी है? वार्नर की है। तो इसको एक नोट के जैसा लिख के रख सकते हैं कि इस नाम से वार्नर महोदय ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। लेकिन कार्ल मैनहीम का जो ज्ञान का समाजशास्त्र है, उन्होंने जो ज्ञान का समाजशास्त्र की अपनी अवधारणा दी है वो किस में दी थी? तो उनकी पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में, जो कि उन्होंने कब लिखा था? तो 1929 में लिखा था, यानी विचारधारा और स्वप्न लोक। इसके बाद और भी इनके कुछ इम्पोर्टेंट्स बुक्स हैं जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। मेनली तो यहाँ पे हम लोग उनकी थ्योरी के बारे में जानेंगे। नोट्स में तो मैं आपको सारा ही इसमें लिख दी हूँ, तो एक बार आप लोग सुन लीजिए उसको। नेक्स्ट इनकी बुक है सोशियोलॉजी एज पॉलिटिकल एडुकेशन 1930 में, स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग 1922-23 में, डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम, एसे ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर 1956, मैन एंड सोसाइटी इन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, स्टडी इन मॉडर्निटी, जो पुनर्संरचना युग में मानव का समाज के बारे में था, फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग 1955 में। कार्ल मैनहीम जो थे ये अपने सिद्धांत को तो देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे थिंकर्स का प्रभाव भी किन्हीं किन्हीं के ऊपर पड़ता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट के वो उत्तराधिकारी दुर्खिम है, तो उसी प्रकार से कार्ल मैनहीम का भी जो प्रभाव है वो एक थिंकर थे लुकास महोदय के सिद्धांत से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स की थ्योरी से प्रभावित थे, इमानुएल दुर्खिम की थ्योरी से प्रभावित थे। इन सभी के सिद्धांतों को वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रभाव देखने को मिला था। किनके ऊपर? तो आपका कार्ल मैनहीम के ऊपर देखने को मिला था। कार्ल मैनहीम जो थे वे प्रत्यक्ष
और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की भी बात करते हैं। वे समाजशास्त्र की, जो समाजशास्त्र है, इसे इसकी जो विषय वस्तु है उसको 3 भागों में उन्होंने बांटा है। सामान्य समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र और व्यवस्थित समाजशास्त्र। ठीक है, इन 3 भागों में इनके द्वारा ये बांटा गया है। कार्ल मैनहीम के अनुसार उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, उनके हर एक सिद्धांत, देखिए ये विचारधारा आप इसको कीवर्ड पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके थ्योरी में ये आइडियोलॉजी वर्ड आपको देखने को मिलेगा, आइडियोलॉजी। ठीक है, ये किनका है? तो कार्ल मैनहीम का है। ज्ञान का समाजशास्त्र कार्ल मैनहीम का है। तो ये जॉर्ज लुकास, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, इन सभी से तो वो प्रभावित थे ही। प्रभावित रहने के साथ साथ जब उन्होंने अपना सिद्धांत दिया आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, तो इसके बाद उन्होंने मिथ्या ज्ञान के बारे में भी बात की। उन्होंने बोला कि यह एक ऐसी विचारधारा है, किसके बारे में? मिथ्या चेतना के बारे में, जो वर्तमान को उचित मानकर उसे बचाए रखने और संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने आइडियोलॉजी जो था, आइडियोलॉजी और यूटोपिया, इसमें उन्होंने आइडियोलॉजी के भी 2 भाग बताए थे। कितने भाग बताए? तो 2 भाग। एक था पहला पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है विशिष्ट विचार की। क्या बोला जाता है? विशिष्ट विचार की। और दूसरा उन्होंने बात किया था, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही इसको बता दूंगी क्या है। थोड़ा चीज देखिए, समाजशास्त्र क्या है ना, थोड़ा बोरिंग विषय आपको लग सकता है शुरू में, लेकिन जब इसको आप कहानी की जैसा पढ़िएगा तो ये चीज़ें आपको अच्छे प्रकार से हो जाएगी। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जो चीज़ें आप लोगों को बताऊं वो कहानी के माध्यम से ही बताऊं, इजी लैंग्वेज में बताऊं, ताकि चीज़ें आपको आसानी से याद हो सके। तो इन्होंने जो आइडियोलॉजी थे उसके 2 प्रकार बताए, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और दूसरा इन्होंने बताया टोटल आइडियोलॉजी। क्या बताया? टोटल आइडियोलॉजी। अब पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और टोटल आइडियोलॉजी क्या होता है? देखिए, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, टोटल मतलब क्या हो गया? संपूर्ण। ये हो गया ना, संपूर्ण वैचारिकी मतलब मत। ठीक है, विश्वास इससे है। जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होता है यानी विशिष्ट वैचारिकी जो होता है, इसमें क्या होता है? कोई एक विशिष्ट प्राणी, कोई एक विशिष्ट मत को मानने वाले होते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सत्य और अहिंसा का सिद्धांत दिया था। वो पर्टिकुलर व्यक्ति थे। सत्य अहिंसा का सिद्धांत जैसे ही बोलेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा महात्मा गांधी। तो उनके सिद्धांतों को मानने वाला, उनकी विचारधाराओं को मानने वाला, उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाला जो समूह हो जाएगा, ठीक है, वो किसके अंतर्गत हो जाएगा? पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। और उसी प्रकार से जो विशिष्ट विचार की हो गया कि हाँ आपको तुलसी को जल देना है, सभी मान रहे हैं। ठीक है, संध्या को आरती करना चाहिए, सभी मान रहे, कोई विशिष्ट नहीं है, हर एक समाज में आपको देखने को ये मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा टोटल आइडियोलॉजी के अंतर्गत। तो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और टोटल आइडियोलॉजी क्या हो गया वो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं? तो ज्ञान का समाजशास्त्र, मेन तो हमारा मोटिव यही है ना कि ज्ञान के समाजशास्त्र के बारे में जानना। तो ज्ञान का समाजशास्त्र आखिर होता क्या है? तो ये समाजशास्त्र का एक ऐसा शाखा होता है जिसके अंतर्गत ज्ञान संबंधी विभिन्न विचार रहते हैं। वो विचार किससे होते हैं? तो उत्पत्ति से होते हैं, प्राप्ति से होते हैं, संबंधों के आधार पर होते हैं, इनके आधार पर किया जाता है। जैसे इमानुएल दुर्खीम का जो थ्योरी था वो प्रकार्यवादी से रिलेटेड था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी था वो संघर्षवादी से रिलेटेड है। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि समाज के अंतर्गत 2 वर्ग विद्यमान रहते हैं, बुजुर्गवार वर्ग और सर्वहारा वर्ग। तो उन दोनों वर्गों के हितों के लिए जो भी विचार किया गया है, जो भी कार्य किया गया है, ठीक है, तो वो एक कार्य के रूप में चलने लगा, एक विचार के रूप में चलने लगा। उसी को, उनके थ्योरी को कुछ कार्ल मैनहीम ने लिया।
इमाइल दुर्कीम के था जो थ्योरी था कि सामाजिक संरचना जो है, इसकी जो व्यवस्था को है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसको सुचारू रूप से बनाने के लिए जो भी चीज़ें हमको हेल्पफुल रहेंगी वो हो जाएगा। तो वो एक विचारधारा थी, उनके सिद्धांत को इन्होंने लिया। तो इसलिए मैंने शुरू में ही आपको बताया कि कार्ल मेनहेम जो थे उनके ऊपर कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्कीम, मैक्स वेबर, इन सभी के प्रभावों को आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। दोनों ने ही कल्पनाशीलता का वर्णन किया था, यूटोपिया का वर्णन किया था, और उसके आधार पर ये बात करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आइडियोलॉजी और यूटोपिया है वो क्या होता है। मैं अगर बात करूं आइडियोलॉजी की कि ये आइडियोलॉजी है क्या, तो मान लीजिए कोई एक स्थान, समय विशिष्ट से ये प्रभावित होता है। किससे? समय विशिष्ट कोई स्थान, कोई एक मत से प्रभावित होता है। जैसे अगर बात की जाए, इसको आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं आइडियोलॉजी को। और अगर आपको बोला जाए कि बताइए आइडियोलॉजी और यूटोपिया में डिफ्रेंशिएट क्या है, कैसे इसको आप अलग अलग भेद कर सकते हैं, तो आइडियोलॉजी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो मोदी जी हैं। मोदी जी के जो विचारधारा है, ठीक है, उस विचारधारा को कि देश कैसे सही ढंग से चले, कैसे क्या हो, कैसे उन्नति हो, तो इसके लिए जो भी वो कार्य करते हैं उस कार्य को पूरा करने वाले एक जो मानने वाले होंगे वो क्या होंगे, एक आइडियोलॉजी के होंगे। और दूसरा मैंने क्या बात किया कि यूटोपिया यानी कल्पना लोक के बारे में। तो कल्पना लोक के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, विपक्ष के पार्टी के लोग को आप रख सकते हैं कि उनका काम ही है कि वर्तमान में जो चल रहा है उसके अंतर्गत कुछ कमियां को ढूंढना और उसको चेंज करने के लिए बोलना। तो वो हो गया यूटोपिया, मैंने कल्पना लोक में है कि नहीं ऐसा नहीं चल रहा है, मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उसके लिए ये करना चाहिए। तो वो हो गया कल्पना लोक से, मतलब वास्तविक धरती पे नहीं है लेकिन कल्पना लोक पे है, तो वो क्या हो गया, यूटोपिया के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने ज्ञान का जो समाज शास्त्र है इसके संबंधी विश्लेषण के लिए वे इसको 2 चरणों में विभाजित करते हैं। वे 2 चरण कौन कौन से हैं, तो वे पहला बताते हैं कि इसके विकास पर बल देते हैं, और दूसरा इसके जो सापेक्षिक प्रभाव है उसको जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम जो विचारधाराएं कर रहे हैं किस आधार पर कर रहे हैं। जैसे कार्ल मार्क्स का क्या था कि वो वर्ग विहीन समाज की बात करते थे, कि मतलब वो एक कल्पना जगत में थे कि हमारे समाज के अंतर्गत एक ऐसा समाज होगा जो कि वर्ग विहीन रहेगा, ठीक है, साम्यवादी रहेगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, और क्या ऐसा पॉसिबल होगा? मे बी नॉट, क्योंकि आपको ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर आपको वर्ग देखने को ना मिले, ठीक है। तो फिर उन्होंने मानव के समाज के पुनर्संरचना की भी बात करते हैं कि मनुष्य का जो पुनर्संरचना है वो किस आधार पर हुआ है। वो कार्ल मेनहेम अपने विचारधाराओं में मार्क्सवादी, प्रकारवादी दोनों ही विचारधाराओं का प्रयोग करते हुए चलते हैं। वे मानसिक संरचना को नकारते हैं, जिस प्रकार से लेवी स्ट्रॉस मानसिक संरचना को मानने वाले होते हैं, ये मानसिक संरचना को नकारते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम जो वास्तविक है, ठीक है, उसको हमको लेके चलना होगा। तो इस प्रकार से ये आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया था, और मेरी पूरी आशा है कि आपको ये थ्योरी अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।